मुंबई के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर 2024 में अ, एक कविता उत्सव का आयोजन हुआ था मुंबई यूनिवर्सिटी में। 2 दिन का उत्सव था जिसमें 50 से ज्यादा कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी थी और विचार विमर्श के भी सत्र हुए थे, पैनल डिस्कशन और व्याख्यान वगैरह। बहुत सफल कार्यक्रम था और तब फिर ये विचार आया कि कविता मुंबई चैनल जैसा कुछ किया जाए, कम से कम हफ्ते में एक गोष्ठी करें। तो वो सिलसिला तब से चल रहा है और उस आयोजन में उषा मैडम का भी बहुत बड़ा सहयोग और योगदान था। हालांकि मौजूद नहीं रह पाई थी एन वक्त पर। तो और इस तरह से एक नए संबंध भी बने थे उस कार्यक्रम में। तो आज इस गोष्ठी में जो 2 कवि हमारे बीच हैं, ये कार्यक्रम असल में 2 कवियों के कविता पाठ और उसके बाद एक एक्सपर्ट क्या कहना चाहिए, स्पीच या व्याख्यान या वक्तव्य, इस तरह का एक कार्यक्रम है। अखिलेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच हैं कविता पढ़ने के लिए गोरखपुर से, और आदरणीय आनंद क्रांतिवर्धन जी हैं दिल्ली से, और वक्तव्य के लिए आदरणीय डॉक्टर उषा मिश्रा हैं जो कि मुंबई से ही हैं। आप सभी का स्वागत। और मैं सबसे पहले कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अखिलेश श्रीवास्तव जी को। गोरखपुर से आप हैं और आपका परिचय मैं दे दूं। अखिलेश जी का जन्म जो है बहुत ही पवित्र दिन हुआ था। शायद ये दुनिया का सबसे खास दिन माना जाता, आज के समय में माना जाता होगा। ये है 14 फरवरी को आपका जन्म हुआ था, वैलेंटाइन डे के दिन। तो मेरा ख्याल है आज कौन सा दिन है अखिलेश जी, आपको पता होगा, आपकी नजर में रहता होगा। रोज डे है या चॉकलेट डे है, मुझे तो पता नहीं, बट ऐसे कुछ दिन होते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन किया है HBTI कानपुर से, और HBTI हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है ना। तो ऐसा ही VJTI है हमारे मुंबई में, विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। फिर सरकार ने फिर कुछ साल पहले नाम बदल के वीर माता जीजाबाई कर दिया, जो कि शिवाजी महाराज की माता जी थी। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अभी भी वो VJTI है, TI, और इनका HBTI 125 साल पहले अंग्रेजों ने पॉलिटेक्निक के रूप में शुरू किया था। और कुछ और भी शायद चेन्नई कलकत्ता में भी ऐसे संस्थान हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है। तो वहां से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया अखिलेश जी ने। और प्रकाशन आपके कविताएं बहुत सारी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, और कुछ साझा संग्रहों में, जिसमें खासतौर पर संजय कुंदन जी का एक संकलन था जिसमें आपकी कविताएं आई। और इसके अलावा 2 और संकलनों में आपकी कविताएं शामिल हैं। दीपक अरोड़ा पांडुलिपि प्रकाशन योजना के अंतर्गत आपका चयनित प्रकाशित काव्य संग्रह जो है उसका नाम है गेहूं का अस्थि विसर्जन और अन्य कविताएं। और वेबसाइट्स पर आपकी कविताएं हैं ही, कविता कोश वगैरह पर। फिलहाल आप एक मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि इंडियन मल्टीनेशनल है, इसमें काम कर रहे हैं। काफी समय आपने भरूच में काम किया और दूसरे शहरों में भारत में काम किया। फिलहाल दिल्ली के पास, वो बताएंगे कहाँ, 100 किलोमीटर दूर कुछ कह रहे थे। तो अखिलेश जी आपका स्वागत है। और आपकी कविताएं मैंने पढ़ी हैं और कुछ दार्शनिकता झलकती है। तो मेरा ख्याल है कविता कहानी के अलावा बाकी बहुत कुछ आप पढ़ते हैं। जरा किस तरह की किताबें पढ़ते हैं बताएं। सर जी, अ, मैं सही बताऊं तो मैं इंजीनियरिंग को छोड़ के मैंने साहित्य की बहुत कम किताबें पढ़ी हैं। और अच्छा अच्छा। हाँ, और हिंदी साहित्य का मेरा अध्ययन बहुत विशद नहीं है, बहुत विशद जी अध्ययन जी। नहीं है। लेकिन नहीं थोड़ा। मुझे सानिध्य बहुत अच्छे लोगों का मिला। अच्छा और अच्छा। सबसे पहले तो मेरे घर में ही मेरे नाना अच्छे कवि थे। और हम्म मेरी 2 मौसी हैं। हम्म। एक मौसी मेरी लखनऊ में डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थी। राम की शक्ति पूजा, निराला की राम की शक्ति पूजा पे उनका बहुत अच्छा काम है। जी और जी। अच्छा। मेरी एक मौसी जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वो DPS में करीब 25-30 वर्ष तक हिंदी की अच्छा। लेक्चरर रही। हम्म। तो इन लोगों का हो सकता है कोई अनछुआ सा प्रभाव मेरे ऊपर बच गया हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और
जैसा प्रभाव माँ का वैसा ही मौसी का, उसमें कोई बात ही नहीं है। और मैं स्वागत करना भूल गया आदरणीय कामिनी श्रीवास्तव जी का। असल में आपका कैमरा ऑफ था तो ध्यान में नहीं रहा। आपका बहुत स्वागत है, आप यहाँ मौजूद हैं कविता पाठ सुनने के लिए। तो मैं अखिलेश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना कविता पाठ शुरू करें। मैं पढ़ता हूँ। वैसे मैं साइंस का विद्यार्थी रहा, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा, तो हिंदी में मेरी पकड़ बहुत कम है। लेकिन ये जरूर है कि 10वीं के बोर्ड में मुझे याद है कि एक काव्य संकलन का एक पेपर होता था हिंदी में। जी, तो उसमें मेरे 35 में से 34 नंबर आए थे। क्या तो बात। यूपी बहुत बोर्ड बढ़िया। में उस समय काफी बड़ा नंबर माना जाता था। तो मेरे स्कूल के टीचर ने कहा था कि मतलब जहां तक उन्हें जानकारी है, इस साल यूपी में और किसी के इतने नंबर नहीं, 35 में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संभव है। से। और तो फिजिक्स में 40 में से 37 नंबर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हिंदी पढ़ो आगे। लेकिन फिर भी मैंने विज्ञान चुना। अब मैं अपनी कविताओं का थोड़ा सा पाठ करता हूँ। मेरी कविताओं का संयोग। स्वर ज्यादातर प्रतिरोध का स्वर है। जी जी जी। तो पहली कविता मैं शुरू करता हूँ कि मेरे जैसे या और बहुत से कवि लेखक का रचना कर्म कैसे होता है, कहाँ से कविता उपजती है उनके मन में, और कैसे वो लिखना शुरू करते हैं, या क्या उनकी रचना प्रक्रिया हो सकती है। कविता का शीर्षक है कवि कर्म। देखें स्वागत। कि स्वागत है, सुनाइए। मैं खाली पड़े तसलों में ताजमहल की मजार देख लेता हूँ। सरकार की चुप्पी में सुन लेता हूँ पूंजी की गुर्राहट। तुम नदी की कलकल सुनना, तुम नदी की कलकल सुनना, मैं सुनूंगा उसमें जहर से गला घुटने पर घोंघों की आवाज। वाह। शीशम के दरख्त कटने पर एक लंबी चों में उसकी अंतिम कराह सुनता हूँ। उस दिन कोयल की कूक में शोक का वह पंछी गीत सुन लेता हूँ, जो बेघर होने पर गाई जाती है। मैं मृग के नयन बाद में देखता हूँ, उसके पहले ही उन आंखों में भेड़ियों का डर देख लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ खाली कनस्तरों का अकेलापन, ठंडे चूल्हे की कपकपाहट। सुन लेता हूँ खेत में दवाई छिड़कने से कीटों की सामूहिक हत्या होने पर फसल का बिलाप। मैं दुख देख लेने का आदी बन चुका हूँ। मदिरा पीकर मुजरे में भी बैठता हूँ, तो साथी नचनिया की नाभि देखते हैं, मैं पेट देखता हूँ और वाह। अंदाजता हूँ कि कितने दिनों से भूखी हैं ये ठुमकियां। तुम मेरी आंखों पर घोड़ा ऐनक भी बांध दो, तब भी दो सोटों के बीच समय निकाल कर मैं देख ही लूंगा राह पर छितरे हुए दुख, पथिक की प्यास। तुम मेरे वाह। हिस्से का सारा शहद ले लो, फिर भी मैं चख ही लूंगा तुम्हारे हिस्से का विष। वाह। मैं दुख भक्षक बहुत हूँ, खूब। विषपाई हूँ। मैं दुख भक्षक हूँ, विषपाई हूँ। मैं कवि हूँ, मेरे रुधिर का रंग नीला है। तो एक कविता ये। एक और कविता है कि कविता का शीर्षक है ये कविता किसान आंदोलन के समय पे लिखी गई थी। जी। कविता का शीर्षक ही है कविता। देखें कि एक वक्रोक्ति ने टेढ़ी कर दी है सत्ता की जबान, एक बिंब ने नंगा कर दिया है राजा को। हम्म। ढोल नगाड़ों और चाक चौबंद सैनिकों के आगे दर्प से चलते राजदंड को एक हलंत ने लंगड़ी मारकर धूल धूसरित कर दिया है। अलंकार उतार कर फेंक दिए गए हैं, कसे गए हैं वीणा के तार तांडव की तैयारी में। ये जो दूध की बारिश हुई है सड़कों पर, ये राग भैरवी के कारण है। मल्हार तो पसीना निकाल लेता है और एक बूंद तक नहीं देता पानी की। शिल्प वाह। ने राज के चेहरे पर कालिख पोत दी है, सामंती आंखों में खून उतर आया है। उससे बहते विकास के परनाले दरिद्रता का कीचड़ पैदा कर रहे हैं सड़कों पर। रपट कर गिर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहे हैं अन्नदाता। एक सूखे शजर के नीचे अन्नपूर्णा 5 मीटर लंबा कपास बट रही है। एक रूपक ने रामराज्य के सदरियों को धोबी कहा है। बहुत दिनों बाद एक कविता नक्कार खाने में तूती बन गई है। वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और कविता देखें कि स्त्रियां गाय नहीं होती। कविता हम्म। का शीर्षक है स्त्रियां गाय नहीं। तो चौराहे पर जुगाली करते हुए किसी बुजुर्ग गाय को देखकर
झट पल्लू सर पर डाल उठना नहीं होता, नहीं पड़ने होते पाँव, वो साँढ़ों को हिकारत से देख सकती हैं, पूछ फटकारते हुए कह सकती हैं, अपना रास्ता नापो, ये हमारा चौराहा है। सुबह दुही जाने के बाद चरती हैं, घूमती हैं स्वच्छंद, लौटती हैं तो तैयार मिलना चाहिए सानी। आप तीनों पहर नहीं धो सकते गाय को, उसने निश्चित अंतराल तय किया है खुद के लिए, जबरदस्ती की तो दुलत्ती तय माने। उन्हें साथी चुनने की स्वतंत्रता है, गाभिन हो जाएं तो नहीं कटता कोई हल्ला, किसी ग्रंथ में नहीं है उनके अपवित्र होने की कहानी। बूढ़ी गायें चच्चा चच्चा नहीं करती, साथी गायें बायकॉट नहीं करती, मेड़ पर घूमते हुए सांड नहीं उड़ाते मजाक, नहीं कैद की जाती घर की चिन्नी में। बेखौफ वाह पैदा होती हैं बछिया, कभी नमक की डली चटाकर मारी गई हूं या दूध में डुबोया गया हो, सुनाई नहीं पड़ा। पूजी जाती है गाय, स्त्रियों के भाग्य में नहीं है गाय हो जाना। क्या बात है, वाह बहुत good. बहुत और स्त्री विमर्श पे एक और कविता है, अ, वो मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद कुछ एक दो और मिजाज की कविताएं पढ़ूंगा। बिल्कुल स्वागत। देखें कि कविता का शीर्षक है गौरैया। शीर्षक गौरैया है लेकिन आप बिंब तक पहुंचेंगे। कि कौवों ने सारा तंदुल चुग लिया है, कौवों ने सारा तंदुल चुग लिया है, मटके की तली तक का पानी हथिया लिया है पत्थरबाजी करके। चिड़ियों ने निराशा में घोंसलों से निकलना छोड़ दिया है, खोहों की मुहानों पर तिनके की ओट डाल पर्दादारी की प्रथा जोर पकड़ रही है। आकाश को चीलों का बताया जा रहा है और चिड़ियों के लिए नियत है उतना ही आकाश जितना दो पत्तियों के बीच शाख की दरख्त की एक शाख से दिखता है। नई बात यह है कि कांव कांव को जंगल ने अपना राष्ट्रीय गीत मान लिया है, कोयल की कूक को माना गया है एक गायन की आवाज। और अब दरख्तों की कहानी सुनिए, और अब दरख्तों की कहानी सुनिए, एक गौरैया की गर्दन अपनी ही शाख की एक धारदार पत्ती ने रेत दी है। ये एक कविता थी। और कितना समय है सर? है अभी समय आपके पास, अ, जितना आपने पढ़ा है अभी उतना ही और पढ़ सकते हैं। अच्छा जी अच्छा स्वागत। जी। तो कुल 14-15 मिनट मैक्सिमम। जी अब कुछ एक कविता है, इस कविता का संदर्भ ये है कि इस कविता का बहुत जगह पे पाठ हुआ। अभी पिछली बार आरबीआई कानपुर में इसका किसी ने पाठ किया और हम्म, कविता दिवस पर कई छोटी बच्चियों ने अपने अपने स्कूलों में इसका पाठ किया। तो हम्म, हालांकि इस कविता पे बहुत विवाद था जब मैंने लिखा इसको, तो लेकिन अब ये कविता धीरे धीरे अपनी लय पकड़ रही है, बहुत जगह पढ़ी जा रही है। देखिए इसमें क्या बात। छोटी बच्चियों के ऊपर किस तरह से घरेलू हिंसा बढ़ी है, उसमें इस कविता का जिक्र है, इस कविता में उस चीज का जिक्र है। देखिए कि 2 साल की बिटिया की नाक दबा दी सोते में, कविता का शीर्षक है ट्रेनिंग। तो 2 साल की बिटिया की नाक दबा दी सोते में, 5 सेकंड में अफनाहट चीख में बदल गई। लड़कियां बिना हवा के जितनी देर तक जिंदा रहना सीख लें उतना अच्छा। किसी अनजाने को दिखाकर कहता हूं ये आदमी है, पड़ोसी को दिखाकर कहता हूं कि आदमी है, यहां तक कि चाचा मामा ताऊ को दिखाकर कहता हूं ये सब आदमी ही है। कभी कभी उसे खिलाते हुए खूब दांत निकालकर राक्षसी हंसी हंसता हूं, पलटता हूं अपनी आंखें। टॉफी के रैपर में कोई खट्टा चूरन बांधता हूं और देखता हूं उसका थू थू करना। अपने गाल दिखाकर उसे पप्पी लेने को नहीं कहता, छुआई की खेल माथे के नीचे छूने की कोशिश करे तो सिखाता हूं कोहनी मारकर गिरा देना। टॉफी, हंसी, प्यारी पप्पी, छुअन, सबके खिलाफ खड़ा कर रहा हूं उसे। तुम्हारी हर चाल नाकाम कर उसे बचा ले जाऊंगा। क्या बात। बहुत सुंदर। रेंज का कुछ प्रॉब्लम है क्या? जी
कुछ रेंज का प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क हाँ का? हाँ, थोड़ा सा शायद हो सकता है, थोड़ा हाँ। वाइब्रेशंस आ रहे हैं, हम्म। फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं थोड़े, लेकिन ठीक है फिर भी। अ, रिश्तों पर एक और कविता है, छोटी सी कविता। इस स्वागत। कविता, हाँ, इस कविता को कलमशाला पे करीब 1 मिलियन के आसपास व्यूज मिले थे। तो हम्म, मैं ज्यादातर फेसबुक और लिखता हूँ, पत्रिकाओं में मैं बहुत कम भेजता हूँ। तो एक कविता देखें हम्म, कि जिस भोर बहन जन्मी घर में, कविता का शीर्षक है बहन। तो जिस भोर बहन जन्मी घर में, दादा ने माँ के पुरखों को गालियां दी, दादी ने माँ के खानदान को, पिता ने माँ को, और बिलखती माँ ने खुद को। साझ होते होते लपेट लिए गए ईश्वर भी, फिर भी बहन ने संस्कार सीखे और मैंने गालियां। एक और कविता देखें, बहन पे ही है जी कि स्वागत। मैंने पहली बार 7वीं में प्रेम किया, दूसरी बार 9वीं में, तीसरी बार 11वीं में। फिर कॉफी का कप बन गया प्रेम। बहन ने सिर्फ एक बार किया प्रेम, सिर्फ एक बार लिया अपने ईश्वर का नाम। गला रेता गया रात के 3 बजे, तब जाकर सवेरे तक बच पाई इज्जत। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एक स्त्री विमर्श की एक और कविता है, स्वागत। बहुत साधारण सी कविता, बहुत सबके समझ में आने वाली कविता, वो मैं पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक बहुत घरेलू संबोधन से लिया गया है। हम्म, कविता का शीर्षक है एजी सुनते हो। हम्म, तो सुने देखें कि एजी सुनते हो, कभी तोड़ो न अपनी भी एकाध हड्डियां, जीवन चक्र बढ़ाने में। जैसे मैं तोड़ देती हूँ 206 की 206 हर दूसरे साल प्रसव वेदना में। पहनो ना 5 मीटर का वस्त्र और बैठो स्टोव या सिगड़ी सिगड़ी से 1 कोस की दूरी पर। फिर देखो जादू, आंचल का लौ पकड़ लेना और मेरा बदल जाना रोशनी में। कभी कहो ना अपनी माँ से, घूमे मेरे आगे पीछे पूरे एक दिन। जैसे मेरी माँ नाच जाती है अंगूठे पर, धरती की तरह पाहुन पाहुन की रट लगाए तुम्हारे आने पर। क्या बात, कभी बहुत सुंदर। धारो ना एक दिन का निराजल व्रत, कभी धारो न एक दिन का निराजल व्रत। मांगो हर क्षण दुआ, खुद के मुझसे पहले चले जाने का। और जब मिलूं तुमसे सांझ को, प्रेम की 2-4 शब्द बूंद के लिए, तुम थमा दो एक लोटा पानी। वाह। ये सब ना होगा तुमसे, ये सब ना होगा तुमसे। यूं करो, ले लो मेरे सारे जेवर, क्रीम पाउडर काजल। सुंदर बन के चेहरा फूल बनाकर दिखाओ मुझे। तब भी, जब 2 घंटे पहले ही मैंने खाए हों झापड़ और आंसुओं से भीगा हो अब तक मेरा मन। क्या ये बात, जी बहुत ही सुनते हो। मार्मिक कविता है, बहुत मार्मिक कविता है। वाह। ये बहुत जबरदस्त है ये कविता। अब तो अभी हमने अखिलेश जी की कविताएं सुनी, और बहुत ही संवेदना से भरी हुई कविताएं हैं, बहुत प्रभावी कविताएं हैं। और विषय और उसका जो उन्होंने कविता में जिस तरह से कथ्य को प्रस्तुत किया है, और उनके शब्द भी, उनकी भाषा में कुछ खास शब्द भी आते हैं, देशज जिन्हें कहते हैं, तो ये सब उनकी विशेषताएं रही। मैं बधाई देता हूं अखिलेश जी को उनकी इन शानदार कविताओं के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय आनंद क्रांतिवर्धन जी को, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 1956 में गाजियाबाद जिले में आपका जन्म हुआ, और गांव में ही प्राइमरी की पढ़ाई आपने की, फिर दिल्ली में स्कूलिंग आपका हुआ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो यूनिवर्सिटी से आपने हिंदी विषय में डिग्री ली। 2 कविता संग्रह आपके प्रकाशित हैं, व्यंग्य कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित है, और गजलों और कविताओं का एक और संग्रह आपका आया है, और पत्र पत्रिकाओं में आप छपते ही हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आप रहे असिस्टेंट जनरल मैनेजर के तौर पर। तो स्वागत है आपका आनंद क्रांतिवर्धन जी। ये नाम तो मुझे आपका ऑफिशियल नाम नहीं लगता है, क्या हाँ, मैं सही सही कह रहा हूँ?
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जो क्रांतिवर्धन नाम रहेगा तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ना। बिल्कुल जी, ये तो एक कवि का नाम है और जी सरकारी नाम तो आनंद प्रकाश है। अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन ये नाम आपने अच्छा चुना है, बहुत बहुत बढ़िया नाम है। और कवि का कर्तव्य भी है कि समाज को आंदोलित करना शब्द क्रांति के माध्यम से। तो ठीक है, आप अपनी कविताएं सुनाएं आनंद जी, स्वागत है। जी एक कविता मैं सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है आग। स्वागत। जब वे आग बुझाने में नाकामयाब रहे, जब वे आग बुझाने में नाकामयाब रहे तो उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सर्वसम्मति से ये फैसला किया कि चूंकि इस आग का खुले में रहना खतरनाक है, इसे कैद कर लिया जाए। कुछ समय के बाद सारे कैद खाने एक विस्फोट के साथ उड़ गए और आग सब जगह फैल गई। क्या बात। दूसरी कविता अभी सुनाता हूं मैं। इस कविता का शीर्षक है प्यास। जी। हे प्यास, तुम बड़ी विकट हो यह माना। हे प्यास, तुम बड़ी विकट हो यह माना, पर उस जीर्ण शीर्ण मरणासन्न घड़े के पास मत जाना। उसमें जहर है, वह फिर पूछेगा तुम्हारी जात। समाज की इस कठोर पथरीली जमीन पर आओ खोदें एक नया कुआं, जिसमें हो ढेर सारा ठंडा मीठा भाईचारा हर प्यास के लिए। स्वागत, बढ़िया बढ़िया। एक कविता है अंधत्व की परंपरा, ये उसका शीर्षक है। जी। सिंहासन पर जो भी बैठेगा धृतराष्ट्र बन जाएगा। सिंहासन पर जो भी बैठेगा धृतराष्ट्र हो जाएगा। कभी नहीं देखेगा वह दुशासन की दुष्टता, द्रौपदी का चीरहरण, शकुनी की धूर्तता। कभी नहीं बोलेगा वह दुर्योधन की दुरभिसंधियों के खिलाफ। सुई की नोक के बराबर भी अधिकार नहीं देगा वह पांडवों को। भीष्म, द्रोणाचार्य और संविधान विशेषज्ञ विदुर भी अंधत्व की महान प्राचीन परंपरा के संरक्षक होंगे। वे धृतराष्ट्र का स्तुतिगान करते रहेंगे महाराष्ट्र में कौरवों का वध होने तक। सिंहासन पर फिर बैठेगा एक नया धृतराष्ट्र। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत स्त्री विमर्श पर अभी अखिलेश जी सुना रहे थे। महिलाओं के जीवन पर मैंने एक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है प्रोग्रामिंग। रोज सुबह उठती हो तुम बिना जागे, रोज सुबह उठती हो तुम बिना जागे। चाय, बाथरूम, किचन, टिफिन, नाश्ता, बच्चे, ऑफिस, बॉस, फबती प्रतिफबती, एजेंडा, मीटिंग मिनट्स, फाइल, बस, मेट्रो, कैब, किचन, चाय, डिनर, चक चक, ताने प्रति ताने, फिर बिस्तर। जैसे शेड्यूल पूरा कर चार्जिंग डॉक पर चुपचाप चला जाता है रोबोट क्लीनर, तुम भी सो जाती हो रोज बिना नींद के, जैसे रोज सुबह उठती हो बिना जागे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इंसान से यंत्र बनाने के लिए तुम्हारे मस्तिष्क की ऐसी प्रोग्रामिंग करने में हजारों साल लगे हैं मुझे। क्या बात, बढ़िया। इसके बाद एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। ये वाली तो बढ़िया थी। जी चार्जिंग डॉक, माने सोने को आपने चार्जिंग डॉक कहा है। कविता का शीर्षक है बापू की झाड़ू। स्वागत। यूं के ऑफिस में 2 अक्टूबर के मौके पर स्वच्छता अभियान चलता है। तो उस स्वच्छता अभियान से मैं भाग लेकर जब मैं घर लौटा तो रात को सपने में बापू आए। उनके एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में झाड़ू। उन्होंने अपनी लाठी से मुझे थकाकर जगाया और वो झाड़ू मेरे हाथ में थमाते हुए क्या कहा, वो इस कविता में मैं आपको सुनाता हूँ। सर एक बार शीर्षक फिर से बोलिएगा। बापू की झाड़ू। अच्छा। कितने शर्म की बात है, जब पूरा देश कूड़े के ढेर पर खड़ा है,
गंदगी का अंबार एवरेस्ट से भी बड़ा है, तू कमर खर्राटे लेता हुआ खाट में पड़ा है। अबे उठ, शर्म को दिल से निकाल और ये झाड़ू संभाल। बापू ने धिक्कारते हुए मुझे जगाया और एक घिसा हुआ पुराना झाड़ू मेरे हाथ में घुमाया। बोले, ये कोई साधारण झाड़ू नहीं है, ये नहीं है सिर्फ सफाई का जरिया, ये है एक संपूर्ण नजरिया। गुलामी के दिनों में इसने डंका बजाया था, इसी झाड़ू से मैंने अंग्रेजों को भगाया था। देश में अब फिर जगह जगह कचरा भर गया है, देश में अब फिर जगह जगह कचरा भर गया है और सफाई तंत्र गंदगी से डर गया है। तू उठ, खड़ा हो, ये झाड़ू संभाल और इस कचरे को देश से निकाल। मैंने कहा, बापू मेरी क्या हस्ती है, आज नेताओं की झाड़ू के दायरे में देश की हर बस्ती है। बापू से बोले, ये नेता नहीं है, अजूबे मंत्र हैं, सिर्फ कूड़ा उत्पादन यंत्र है। ये जहां भी जाते हैं गंदगी के अंबार लग जाते हैं। यह कहते कहते बापू गमगीन हो गए और पलक झपकते ही हवा में विलीन हो गए। मैं हड़बड़ाकर जागा और बापू के पीछे भागा। अब मेरे लिए अचंभे की घड़ी थी, बापू की झाड़ू दीवार के सहारे खड़ी थी। मैंने डरते डरते उसे छुआ, मुझे कुछ अद्भुत सा एहसास हुआ। आजमाने के लिए मैंने झाड़ू को हवा में घुमाया, पलक झपकते ही घर का सारा कचरा शू की आवाज के साथ हवा में उड़ा और कूड़ेदान में जा समाया। उत्साह के मारे में आगे बढ़ा और एक सरकारी दफ्तर के गेट पर जा चढ़ा। तभी संतरी चिल्लाया, ठहरो, यूं सीना ताने कहाँ जा रहे हैं? जानते नहीं आज नेताजी दफ्तर में झाड़ू लगाने आ रहे हैं। मैंने खड़े होकर घुमाई नजर, सामने मेज पर रखे थे ग्लव्स और सैनिटाइजर। उनके साथ नई नवेली झाड़ुएं सजी थी और बाबुओं की भीड़ नाश्ते में बिजी थी। तभी मुख्य अतिथि तशरीफ लाए। सभी ने ग्लव्स हाथों में चढ़ाए, कैप सिर पर सजाई और झाड़ू पकड़कर सिक्सर लगाने वाली मुद्रा बनाई। इस पल को सभी ने भरपूर जिया और कैमरों ने क्लिक किया। इस पल को सभी ने भरपूर जिया और तभी अचानक मेरी झाड़ू कसमसाई, द्रुत गति से लहराई और सारा दृश्य बदल गया। दफ्तर एक विशाल कूड़ेदान में बदल गया, जहां बड़े बड़े काले पॉलीथीन धरे थे, जिनमें स्वच्छता अभियान टीम के सारे सदस्य भरे थे। झाड़ू मुस्कुराई, उसने पॉलीथीन बैग में कस के गांठ लगाई। मैं झाड़ू पर चिल्लाया, अरे ये तूने क्या कर दिया? इतने आदरणीय लोगों को कूड़ेदान में भर दिया। झाड़ू तुनक कर बोली, तुम बस सड़क का कचरा उठाना, मैं अधूरा काम नहीं करती हूँ और सिर्फ सड़क का ही नहीं, समाज का भी कचरा साफ करती हूँ। वाह, बहुत खूब। इसके बाद एक और कविता मैं आपको सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है राम खिलावन की वापसी। राम खिलावन दरअसल एक बिहार का मजदूर है जो पंजाब के खेतों में काम करता था जी। जब वो बिहार से निकलता था तो उसके साथ भोजपुरी की मिठास और बिरहा की पीड़ा वो अपने साथ लेकर जाता था। और पंजाब से जब लौटता था तो पंजाबी की मस्ती के साथ गिद्दा और भंगड़ा भी उसके साथ आते थे। तो वो एक सांस्कृतिक पुल बना रहा था बिहार और पंजाब के बीच में। और उस समय की तत्कालीन जो उग्रवादी हिंसा थी जिसने ये पुल तोड़ दिया। और मुझे लगता है कि राम खिलावन इस बात का प्रतीक भी है कि जब बिहार का पसीना पंजाब की मिट्टी में मिलता है तो पूरे देश में चूल्हा जलता है, और उस पसीने की खाद से जब वहां के खेत लहलहाते हैं तो पूरे देश के गोदाम अनाजों से भर जाते हैं। तो कविता मैं सुनाता हूँ आपको, राम खिलावन की वापसी। स्वागत। ऊ जो हमरी तुमरी हुई रही ना सगाई, वहां बोलत है कुड़माई। ऊ जो हमरी तुमरी हुई रही ना सगाई, वहां बोलत है कुड़माई। कुछ समझ में आई? फॉरेन रिटर्न लोग जैसे विलायती फैशन की गोरी चिट्टी मेम की बातें करते हैं, ऐसे ही पंजाब की बातें करता था राम खिलावन पिछली बार जब पंजाब से घर आया था। अपनी 4 बरस की बिटिया को आजानी कुड़िए, जहर की पुड़िए, रोती क्यों है, मैं कोई होर नहीं तेरा प्यो है,
कहकर हवा में उछाल उछाल कर खिलाता था रामखेलावन पिछली बार जब पंजाब से घर आया था। नी सोनिए तेरे वास्ते भी एक सूट सिलावांगा, नी सोनिए तेरे वास्ते भी एक सूट सिलावांगा, पर शर्त एक कोई है कि नाल भंगड़ा नचावांगा। अपनी बीवी की साड़ी का पल्लू खींचकर छेड़ता था रामखेलावन पिछली बार जब पंजाब से घर आया था। चुनौती और गमछा लिए बिहार के गांव जवार से निकलता है रामखेलावन, चुनौती और गमछा लिए बिहार के गांव जवार से निकलता है रामखेलावन। पसीना बहा पंजाब मेल पकड़ता है, पसीना बहाता है, रात रात भर बिरहा गाता है, 6 महीने में एक बार घर आता है, ढेर सा पंजाब लिए। वे कागा जा अब मुंडेर बैठ के खप न पा, कुड़ी के प्यो तो अईबे करी। छाती में चिट्ठी खोसे पैरों में आलता रचाती, कहती है रामखेलावन की मेहरारू। होली पर घर आ रहा है रामखेलावन, होली पर घर आ रहा है रामखेलावन। सपने में रात भर पति के साथ इठलाती इतराती, अपने रांझे को छेड़ती रिझाती, नए नए गहने सलवार सूट पहने धान के खेतों के मेड़ों पर हीर बनी नाचती रही रामखेलावन की मेहरारू। सुबह जब दरवाजा पीटने की आवाज आई तो बड़ी देर से सुन पाई रामखेलावन की मेहरारू। हड़बड़ाकर दौड़ी, उससे भी तेज रफ्तार से भाग रही थी धड़कनों की घोड़ी। उत्साह, आशंका, भय की मारी भूल गई सिर ढकना संभालना साड़ी, मेहंदी रचे हाथों ने साकल उतारी। 2 जोड़ी सलवार सूट, 2 जोड़ी सलवार सूट, नन्हे से पाँव को बूट, कुछ टूटी बेटूटी चूड़ियां, थोड़ा सा रंग लाल, 2 पैकेट गुलाल और ढेर सा मलाल। बरामद हुआ था बस यही माल उसकी छलनी देह के पास से, होली पर जब घर के लिए चला था रामखेलावन। रामखेलावन जिंदा है, रामखेलावन जिंदा है पंजाब की रगों में, रामखेलावन जिंदा है शहादत के सफों में। रामखेलावन जब पसीना बहाता था तो धरती पर सोने का सोता बहता था। अब की तो उसने धरती को सींचा है अपने खून से। कितनी भी तेज हो अंधेरे की साजिशें, सूरज डूबते नहीं किसी जुनून से, सूरज डूबते नहीं किसी जुनून से। वाह, बहुत सुंदर। अब ये मजदूरों की व्यथा जी संवेदनात्मक था जी, और पंजाब में खेती तो बिहार के मजदूरों पर ही आधारित है। पता नहीं अभी भी वैसी स्थिति है या कुछ सुधार आया है। आपको पता होगा आनंद जी। जी वही स्थिति है, वही स्थिति। कोरोना में काफी माइग्रेशन, इधर से उल्टा माइग्रेशन हुआ था, काफी वो हुआ था, पर उसके बाद फिर वही स्थिति है। और अगर यहाँ से लोग ना जाएं तो वहाँ खेती करने वाले लोग ही नहीं है, ये स्थिति है। हाँ, ये बात तो है। एक अंत में एक कविता और मैं आपको सुना देता हूँ। स्वागत। कविता का शीर्षक है आतंकवाद। देखिए, जो सीमा पार से प्रायोजित होता है अक्सर हम ऐसी चीज को आतंकवाद मानते हैं, लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में से बहुत सारे चीजों से हमारा सामना होता है जिन्हें देखकर हम आतंक से भर जाते हैं। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर मैंने ये कविता लिखी है, आतंकवाद। ये भी एक तरह से बोलचाल की शैली में मैंने लिखने की कोशिश की है। पत्नी बोली अजी सुनते हो, पत्नी बोली अजी सुनते हो। मैंने कहा अभी तक तो कान ठीक है, चीख क्यों रही हो जब इतने नजदीक हैं। वे बोली अजी तुम तो बड़े विवादी हो। मैंने कहा हम विवादी हैं तो तुम आतंकवादी हो। हाथ में बेलन लिए उन्होंने कई प्रश्न एक साथ किए। बड़े आए आतंकवाद के नाना, आतंकवाद क्या होता है जरा ये बताना। मैंने कहा भगवान इसी को चमत्कार कहते हैं, सांप को नहीं मालूम विष किसे कहते हैं। अरे तुम जो बात बात में ताने देती हो, मायके जाने को तनी रहती हो, उससे हमारे रोंगटे खड़े रहते हैं, इसी को आतंकवाद कहते हैं। पत्नी मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट में हमें एक चुनौती नजर आई। घर से बाहर निकले तो एक खोमचे वाला खड़ा था। प्रश्न मेरे दिमाग में अड़ा था। मैंने कहा भैया इधर आओ, जरा आतंकवाद के बारे में बताओ। यह सुनते ही उसे झुरझुरी सी आई। बोला पुलिस वाले तो नहीं हो भाई, ये कानून के रखवाले रोज शाम को आते हैं, हमारी दिन भर की कमाई छीन ले जाते हैं। आतंकवाद पुलिस का हथकंडा है, मेरी पीठ पर पड़ा हुआ डंडा है, जिसे हम रोज सहते हैं, इसी को आतंकवाद कहते हैं। वाह। तभी सामने वाले घर से
4-5 बच्चों के साथ एक महिला निकल कर आई। मैंने पूछा, इस बाल समुदाय का हर सदस्य आपका नाती पोता है, बताइए आतंकवाद क्या होता है। वो बोली, अगर औरत का जन्म पाते तो पैदा होने से पहले ही आतंकवाद का मतलब समझ जाते। तुम्हारा भ्रूण रूप किसी कूड़े के ढेर पर पड़ा होता और आतंकवाद का खंजर तुम्हारी आत्मा में गड़ा होता। अगर बदकिस्मती से बच भी गए होते तो जीवन भर खून के आंसू रोते, डोली से तो जरूर उतरते, पर मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही दहेज की बलि चढ़ गए होते। तुम्हें क्या बताएं कि हम क्या सहते हैं, इसी को आतंकवाद कहते हैं। वाह। तभी एक कामकाजी महिला सामने आई। मैंने उससे भी आतंकवाद पर रोशनी डालने की गुहार लगाई। उसकी आंखों में समूची झील उमड़ आई। आतंकवाद गिद्ध के पंजे हैं, चील की पांखें हैं, आतंकवाद बॉस की कामुक आंखें हैं। नहीं नहीं, वो आंखें नहीं है, दुशासन की भुजाएं हैं, जिनसे वह रोज कितने ही चीरहरण करता है। उसके आचरण की न कोई सीमा है, न व्यवहार का परकोटा। आप बताएंगे उस पर क्यों नहीं लगता है पोटा। यह कहते कहते उसकी आंखों से बरसने लगी आंसुओं की झड़ी। हिचकियां लेते हुए बोली, क्यों, आतंकवाद पर कुछ रोशनी पड़ी। इसी धुन में मैं कुछ और आगे निकल आया। तभी सामने एक सरकारी दफ्तर नजर आया। वहां खड़ी भीड़ के सामने भी मैंने यही प्रश्न दोहराया तो एक बुजुर्ग चिल्लाया, इधर आओ, पहले बिना रिश्वत दिए मेरी पेंशन रिलीज करवा के दिखाओ। फंड का सारा पैसा दहेज में निकल गया, बचा खुचा अस्पताल निकल गया। अब दवाई तो क्या, जहर खाने को पैसा नहीं है। रोज इस मेज से उस मेज तक दौड़ता हूँ, इस बाबुई किले की अंधी दीवारों से सिर फोड़ता हूँ, पर आंसुओं का असर नहीं होता है। बिन पैसे काम सर नहीं होता है। अब तुम्हें क्या बताऊं कि आतंकवाद क्या होता है। मैं सिहर गया, जैसे सारा आलम ठहर गया। कैसी आकाशव्यापी निराशा है, जिससे पूछो उसके पास आतंकवाद की नई परिभाषा है। आतंकवाद हजारों सिर वाला रावण है, जो नित नए रूप धरता है, और आम आदमी इसके कदमों तले यूं ही सिसक सिसक कर मरता है। अल-कायदा तो एक दिन मिट जाएगा, पर वो दशहरा कब आएगा जो आम आदमी को इस हजारों सिर वाले रावण से मुक्ति दिलाएगा, इस हजारों सिर वाले रावण से मुक्ति दिलाएगा। जी। बहुत शानदार कविता, बहुत सुंदर। और बहुत आपका आभार आदरणीय आनंद क्रांतिवर्धन जी। जी सर। दैनंदिन जीवन की जो परिस्थितियां होती हैं, जो प्रसंग होते हैं, उसको बहुत ही सफलता से, बहुत सहज भाषा में आपने कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। और बहुत सशक्त और प्रभावी कविताएं आपकी रही, जीवन से जुड़ी हुई कविताएं हैं आपकी असल में, कोई हवाई बातें इसमें नहीं है। और ऐसी कविताओं का भी अपना महत्व होता है, अपना स्थान होता है। जी। और उषा जी तो इसको बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, आप तो विशेषज्ञ हैं साहित्य की। अखिलेश जी अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। लग रहा था दिक्कत है, अब मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है तो शायद अब नहीं आएगा। कोई बात नहीं, देखिए आप, ये बड़ा गड़बड़ हो गया कि बीच में आप एग्जिट हो गए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ये जो गेहूं का अस्थि विसर्जन जो कविता है जो आप सुना रहे थे, उसको आप शुरू से एक बार सुना दीजिए, और उसके बाद हम फिर उषा जी की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका। इससे पहले कि अखिलेश जी शुरू करें, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जी चलिए। आपका भी धन्यवाद। जी सर। कविता का शीर्षक था गेहूं का अस्थि विसर्जन। गेहूं की यात्रा इस कविता में है। और देखें कि खेतों में बालियों का महीनों सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा रहना तपस्या करने जैसा है। उसका धीरे धीरे पक जाना है, तप कर सोना हो जाने जैसा। चोकर को गेहूं से अलग हो जाना किसी ऋषि का अपनी त्वचा को दान कर देने जैसा है। जलते चूल्हे में रोटी का सिकना गेहूं की अंत्येष्टि है। रोटी के टुकड़े को अपने मुंह में एकसार कर उसे उदर तक तैरा देना गेहूं का अस्थि विसर्जन है। इस तरह तुम्हारी भूख को मिटा देने की ताकत वह वरदान है जिसे गेहूं ने एक पांव पर 6 महीना धूप में खड़े होकर तप से अर्जित किया है सूर्य से। भूख से तुम्हारी बिलबिलाहट का खत्म हो जाना गेहूं का मोक्ष है।
इस पूरी प्रक्रिया में कोई शोर नहीं है, कोई आवाज नहीं है। शांत हो, तिरोहित हो जाना मोक्ष का एक अनिवार्य अव्यय है। मैं बहुत वाचाल हूं, बिना चपर चपर की आवाज निकाले एक रोटी तक नहीं खा सकता। तो ये कविता थी। बहुत आभार आपका अखिलेश श्रीवास्तव जी। आपकी कविताएं एक अलग गहराई लिए हुए रही। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर उषा मिश्रा जी को। आप प्रोफेसर और एचओडी के तौर पर रिटायर हुई हैं। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी है जहां मुंबई में। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी किया है हिंदी लिटरेचर में, और बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को आपने गाइड किया है, और अभी रिटायरमेंट के बाद भी एज अ गाइड आप अपना काम कर ही रही हैं। आपकी कुछ 5 किताबें यहाँ दिख रही हैं मुझे। ज़्यादातर आलोचना की हैं, कुछ समीक्षाओं की भी हैं, कुछ लेखों का संकलन भी है, और रघुवीर सहाय पर आपने खास तौर पर काम किया है। और हिंदुस्तानी ज़बान एक त्रैमासिक पत्रिका है, उसमें शीर्ष रचनाकारों के साक्षात्कारों की एक श्रृंखला प्रकाशित हुई थी जो आपके द्वारा लिए गए थे। आपने धर्मवीर भारती और उनके कथा साहित्य पर एक किताब का संपादन किया है, और डॉक्टर शिवशंकर पांडे पर आधारित एक किताब का भी संपादन आपने किया है। महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी या महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा में है, उसमें अध्ययन केंद्र में आप समन्वयक रहीं। और एज अ प्रोफेसर तो बहुत सारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही हैं आपकी, बोर्ड ऑफ स्टडीज वगैरह में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में। ये शब्द सृष्टि पत्रिका का संपादन आपने किया है उषा मैडम। ये पत्रिका के बारे में बताएं, कहाँ से निकलती है, क्या है? ये शब्द सृष्टि पत्रिका है, मनोहर जी हैं, विजया जी और मनोहर जी निकालते हैं। अच्छा। और ये पहले द्विभाषिक थी, अब ये त्रैभाषिक हो गई है। अच्छा। और इन दिनों मतलब ये विशेषांक के रूप में इन दिनों ज्यादा निकल रही है, जैसे दीक्षित जी पर निकली, अभी सूर्यबाला जी पर निकली, प्रकाश भ्रातंबेकर जी जो बहुत अच्छे अनुवादक हैं उन पर निकली है, रामजी तिवारी सर पर अभी तैयारी हो रही है। तो इस तरह से ये अलग अलग जो जिन्होंने साहित्य में अपना एक लंबा समय दिया है, और इन दिनों वो अनुवाद को भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। जो अनुवाद, क्योंकि ये एक बहुत पुल का काम अनुवाद कर रहा है, तो इसीलिए जो बहुत अच्छे अनुवादक हैं जिन्होंने अनुवाद को ही अपना जीवन मान लिया है, अच्छा अच्छा, ऐसे लोगों पर भी ये विशेषांक निकाल रहे हैं। बहुत बढ़िया। विजया जी मेरा ख्याल अभी नहीं रही है ना? विजया जी नहीं रही। जी जी। और मेरा ख्याल है महाराष्ट्रियन विजया जी थी क्या? महाराष्ट्रियन, दोनों महाराष्ट्रियन है, वही लेकिन वही जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ। इन्होंने एक कानूनी लड़ाई ये भी लड़ी थी कि उनको सरनेम नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। और उन्होंने उस तरह से ही मनोहर और विजया ये इसी नाम से ही लिखते हैं। तो नहीं, मैंने इसलिए खासतौर पर जिक्र किया इस बात का कि हिंदी साहित्य के ऊपर इतना अच्छा काम कर रहे हैं और प्रकाशन कर रहे हैं, और खुद जो है दोनों महाराष्ट्रियन हैं। हाँ। तो जी, तो आप अपना वक्तव्य शुरू करें उषा मैडम। एक बार पुनः मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ, और धन्यवाद भी दे देती हूँ, अंत में समय ना रहे, प्रशांत जी को, हृदय मयंक सर को, भुवनाथ जी को, कि मुझे इस वक्तव्य के लिए आपने बुलाया। दूसरी बार आप लोगों ने मुझे बुलाया। आज के इस कार्यक्रम में 2 कवि आमंत्रित है। वैसे आपका एक फॉर्मेट ही है, 2 कवि और एक वक्तव्य, 2 कवियों की कविताएं और एक वक्तव्य। और दोनों देखते हैं कि एक गोरखपुर से है, एक दिल्ली से है और एक मुंबई है। तो ये 2 महानगर और एक गोरखपुर जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसे लगता है कि स्थानीयता को अगर छोड़ दें तो समस्याएं करीब करीब सब जगह एक ही है, सब उसी को झेल रहे हैं। और दोनों कवियों को मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैंने उनकी कविताएं आपके द्वारा जो भेजी गई थी मैंने देखी थी। कुछ कविताएं हैं जो मैंने पढ़ी हैं, कुछ कविताएं जो अभी मैंने सुनी है। तो इस तरह से उन पर एक ऐसी प्रतिक्रिया देना जो बहुत ही गंभीर हो, संभव नहीं हो पाएगा, उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि जिन कविताओं को मैंने सुना है उस पर अपनी बात रख सकूं। जी। अखिलेश श्रीवास्तव जी ने कुल 8 कविताएं पढ़ी हैं। कवि कर्म, कविता, स्त्रियां गाय नहीं है, गौरैया, ट्रेनिंग,
बहन एक बहन दो, एजी सुनते हो, और गेहूं का स्त्री दर्शन। इनमें ज्यादातर कविताएं मुझे ऐसी लगी जो स्त्री जीवन से जुड़ी हुई है, और जी। बहुत ही गंभीर, बहुत ही सघन और मार्मिक संवेदनाओं को लेकर के यहाँ पे कवि, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जहाँ स्त्रियां गाय नहीं, वो एक उसका एक अलग स्वर है, जहां पर मानव और मानवेतर जीवन में भी लिंगगत किस तरह से भेद होता है, यानी स्त्री का जीवन कितना त्रासदीपूर्ण होता है, और वही स्त्रीलिंग में गाय है वो कितनी पूज्य मानी जाती है। तो ये हमारे समाज की किस तरह की विसंगतियां, हमारी सोच किस तरह से है कि हम किस तरह से इस रूप को, अलग अलग रूप में स्त्रियों को देखते हैं। उनकी गौरैया है जिसको उन्होंने भी कहा स्त्री विमर्श है, हालांकि इसको समझने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया था कि इसको स्त्री विमर्श मैं किस तरह से कहूं, लेकिन ये बिंब और प्रतीक के माध्यम से कौवा और गौरैया, इन दोनों के माध्यम से ने बिंब का बड़ा सुंदर उन्होंने चित्रण प्रस्तुत किया है। और ट्रेनिंग जो कविता आप पढ़ रहे थे, तो उस समय एक्चुअली आवाज पूरी तरह से आ नहीं रही थी, लेकिन ये है कि जिस मुद्दे को उन्होंने लिया, मुद्दा भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि वो जिस तरह से वो अत्याचार के गिरफ्त में आ गई हैं, छोटी छोटी बच्चियां, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, तो उस पर बहुत सुंदर और बहुत प्रभावी, और कहते हैं ना कि मन को भेदने वाली जो बात उन्होंने कही है। इसी तरह से इस एक लिंग पर ही आधारित उनकी बहन एक और बहन दो कविता भी है। यहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही यानी किस तरह से अगर मैं कहूँ तो कहीं न कहीं उन्होंने स्त्री जीवन को ऊपर उठा दिया है कि परिवेश एक ही होता है, हालांकि भेदभाव की नीति वहां पर थोड़ी बहुत तो आज भी हम देखते हैं समाज में, कि हम कितना भी सो कॉल आगे निकल गए हो, हमारी सोच बदल गई हो, लेकिन एक लड़की और लड़के के प्रति एक भेदभाव की दृष्टि कहीं न कहीं वो दिखाई देती है हमारे समाज में। और मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगी, उत्तर भारत में ये ज्यादा है, मुझे लगता है उत्तर भारत से ये बाकी शहर भी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने जो कहा, अखिलेश जी ने, कि बहन जीते जी ही नहीं मरकर भी परिवार की इज्जत बचाने का प्रयास करती है, और भाई जो है कितनी निश्चिंतता से अपना जीवन जीता है, यानी उसके जीवन में वो संघर्ष भी है, परिवार के प्रति लगाव भी है, वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। कवि कर्म में भी उन्होंने प्रतिरोध ही की कविता है, और प्रतिरोध का बड़ा संवेदनात्मक चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया है। एक कविता मुझे बहुत अच्छी है, एजी सुनते हो, यानी यहाँ पर भी ऐसा मुझे लगा कि इस कविता में कहीं एक स्त्री की पीड़ा भी उभर कर आती है, उसकी अपनी भड़ास भी उभर कर आती है, विरोध का स्वर भी उसका हम कह सकते हैं, जहां वो कहती है ना, बनकर दिखाओ जरा मेरे जैसा, या मेरे घर वाले जैसे तुमको चाहते हैं, तुम्हारे घर वाले जैसे मुझे चाहते हैं। और एक ये भी है कि जो स्त्री और पुरुष का, या पति और पत्नी का जो एक जीवन है, तुलनात्मक जीवन है, उस पर भी वो कविता एक नया दृष्टिकोण डालती है। तो कविता बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे इन सब कविताओं में अखिलेश जी की गेहूं का अस्थि विसर्जन कविता बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही बारीकी से उन्होंने इस कविता को बुना है। कविता में जिस तरह से गेहूं की जीवन यात्रा को कहीं भूख से, कहीं उसके मूल मूक त्याग से जिस तरह से जोड़कर प्रस्तुत किया, वो मन को छू जाता है। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से अपनी बात कहूँ तो मैंने गेहूं को इस रूप में कभी देखा ही नहीं। उसकी बालियां लुभाती हैं, उसके बड़े बड़े लंबे लंबे दूर दूर तक फैले हुए खेत लुभाते हैं, उसका हरापन, उसका गेहुआ रंग। लेकिन इस तरह से उन्होंने जो गेहूं के जीवन को प्रस्तुत किया है, जहाँ गेहूं की बाली को, उसके तप को, उसके दान भाव को, उसकी अंत्येष्टि को, उसके अस्थि विसर्जन को, और उससे उन सबसे बड़ी बात कितने शांत भाव से, यानी आप देखिए कि हम किस तरह का जीवन जीते हैं जो पूरी तरह से दिखावे का होता है, और जो हमें जीवन जीने लायक बनाते हैं जो तत्व, यानी अन्न को ले लीजिए, किसी को भी, वो कितने शांत भाव से। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, इसीलिए मुझे ये कविता एक नए ढंग की प्रस्तुति लगी, एक नयापन लगा, मुझे भी एक नई दृष्टि मिली कि हाँ, इस तरह से भी इन चीजों को देखा जा सकता है। प्रकृति के साथ तादाद में है एक तरह से मनुष्य का, प्रकृति के साथ तादाद में जोड़ने की कवि ने कोशिश बहुत सुंदर की है। हम प्रकृति को आज भी आप देखिए तो हम प्रकृति को निचोड़ते ही हैं,
जी बिल्कुल। हमें शहरी जीवन अच्छा नहीं लगता तो हम चले आते हैं किसी पहाड़ी पर, वहां जाकर हम क्या करते हैं, हम अपने लिए ही जीते हैं, प्रकृति के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लेते ही रहते हैं। लेकिन अखिलेश जी ने उसमें बहुत सुंदर कृतज्ञता का भाव है। बहुत 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 मुझे वो कविताएं अच्छी लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। इसी तरह से आनंद वर्धन जी ने भी, आनंद क्रांति वर्धन जी ने भी उन्होंने भी बताया कि उन्होंने नाम उनका कवि जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने भी 7 कविताएं लिखी, पढ़ी है यहाँ पे। पहली कविताएं जो क्रांति का ही प्रतीक है, उनकी आग कविता है। इसी तरह से प्यास कविता में समाज में जो जिस तरह की विसंगतियां, जातिगत विसंगतियां फैली हुई है, उसका जो जहर धीरे धीरे फैलता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, उसको उन्होंने यथार्थ और स्वप्न का बड़ा सुंदर समायोजन करके प्रस्तुत किया है। लेकिन जहां तक अगर मैं अपनी बात कहूं तो हो सकता है कि मैं उस चश्मे से नहीं देखती हूँ समाज को, जाति वर्ग को लेकर। मेरे लिए मनुष्य मनुष्य होता है, मैं किसी धर्म को भी नहीं जल्दी देखती हूँ। नाम है तो भले पता चल जाए कौन कैसा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कल से आज कम हुआ है, लेकिन कम होने नहीं दिया जा रहा है। हम बिल्कुल। एक सामान्य मनुष्य एक दूसरे को जात में बांधकर पहले नहीं देखते हैं, लेकिन आप देखिए जहां पर हमारे बड़े शीर्ष लोग बैठे हुए हैं जो चला रहे हैं देश को, समाज को, चाहे वो सामाजिक रूप से प्रौढ़ हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से, वो इसको भूलने नहीं देना चाहते हैं कि किस जाति और किस धर्म के आप लोग याद दिला रहे हैं, बार बार याद दिला लड़ते रहो। हाँ, इसी तरह से उनकी एक अंधत्व की परंपरा जो प्रासंगिक है, जो कल भी थी आज भी है, और मुझे नहीं लगता है कि कभी समाज से, मानव जीवन से हट पाएगी। यानी आज भी आप देखिए उसी तरह का अंधत्व हमारे समाज में भी है, हमारी राजनीति में भी है, और उसका कितना हर्जाना हम भुगत रहे हैं वो आम आदमी ही जान सकता है। ये बात अलग है, आम आदमी पार्टी की स्थिति आज कुछ और हुई है, लेकिन आम आदमी हम और आप जैसे इसको समझ सकते हैं। प्रोग्रामिंग कविता भी स्त्री विषय से ही जुड़ी हुई है, लेकिन उस कविता को जब मैंने पढ़ा और सुना तो मुझे वो, मेरे विचार 2 भागों में बटे। पहला तो पुरुष द्वारा स्त्री यातना को दी जाने वाली स्वीकारोक्ति के रूप में मान लिया है, वो सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जो अंतिम बात वहां पे कह रहे हैं ना कि इंसान से यंत्र बनाने के लिए तुम्हारे मस्तिष्क की ऐसी प्रोग्रामिंग करने में मुझे हजारों साल लगे। और आप लोगों के बीच में मुझे कहने में ये नहीं है कि वो कोशिश अभी भी जारी है, अलग रूप से है, स्वरूप बदल गया है, लेकिन कोशिश जारी है अभी। यानी आज भी उसे परंपरागत रूप में, हम उसे विकसित रूप में भी देखना चाहते हैं, लेकिन घर में बहुत परंपरागत रूप में देखना चाहते हैं। और जो दूसरा विचार मेरे दिमाग में आया कि नई तकनीकी शब्दों के माध्यम से कहने की कोशिश की गई है कि घर परिवार के लिए जीने के लिए उसमें इस तरह से फीड किए गए हैं। प्रशांत जी ने भी कहा ना चार्जिंग डॉट, तो उसमें फीड किए गए हैं कि वो मुक्त नहीं हो सकती है, उसे मुक्त होने दिया नहीं जाएगा। बापू की झाड़ू, मुझे लग रहा है कि ये स्वच्छता अभियान पर एक संवादात्मक शैली में और कहीं न कहीं इसमें एक कथा भी उभर करके आती है। बहुत सुंदर एक व्यंग भी उसमें उभर कर आता है कि बापूजी की स्वच्छता कैसी थी और आज की स्वच्छता कैसी है। और स्वच्छता केवल हमारे आसपास में ढेर हुए कचरों की नहीं होती है, स्वच्छता हमारे मन में तमाम तरह के ग्रस्त विकारों की भी होती है, क्योंकि मुझे लगता है ये हमारे विकार जिस दिन दूर होंगे उस दिन वो बाहरी स्वच्छता की जरूरत ही नहीं होगी और न ही किसी वीडियो की, कैमरा की, किसी न्यूज चैनल की जरूरत होगी कि हम सफाई करने जा रहे हैं। तो ये आज के उस पर, समाज पर, सोच पर एक बहुत बड़ा व्यंग भी दिखाता है। इसी तरह से राम खिलावन की वापसी में बड़ा मुझे ऐसे लगता है कि ये जो भी मजदूर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो वहां पर संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, जीवन शैली का आदान प्रदान होता है। और कविता बड़े रूटीन जीवन जो उनका होता है और त्याग पे जाकर के खत्म होती है। आतंकवाद की एक नई परिभाषा आपने गढ़ी है, मतलब वो मुझे कविता अच्छी लगी कि आप बड़ी सहज और संवेदनात्मक शैली में एक दृश्यात्मक बिंब जो उभर कर आता है ना कि एक
पत्नी की नजर में आतंकवाद कुछ और है, एक सामान्य स्त्री की नजर में आतंकवाद कुछ है, एक कामकाजी स्त्री की नजर में आतंकवाद उसका ऑफिस हो जाता है, कार्यालय हो जाता है। और बुजुर्ग जिनकी पेंशन ही, अब तो पेंशन भी नहीं रही, जिनका पेंशन ही जिनका जीवन है, वहां पर जो बाबू लोगों का रोब है, उनका जो जीवन है, उनका जिस तरह से लोगों के साथ संबंध बनाने का, वो एक नई परिभाषा, हजारों सिर लेकर के आतंकवाद आज हमारे सामने, मतलब वो हम कह सकते हैं उसका अर्थ विस्तार हुआ है। अगर भाषा विज्ञान की शब्दावली कहूं तो आतंकवाद का एक तरह से विस्तारित रूप आपने प्रस्तुत किया है। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई आपकी कविताओं के लिए। और मैंने आप लोगों को पहली बार सुना, मुझे भी एक नई दृष्टि कहीं न कहीं आप लोगों की कविताओं से मिली। प्रशांत जी, मैं अपनी बात कितने मिनट तक कर सकती हूँ? 5 मिनट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं बहुत उसमें क्योंकि कुछ 10 मिनट से ज्यादा हो चुका है जी। अब देखिए, अगर हम जब भी हम समकालीन पर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी रचनाकार को पिछले दशकों में जाना पड़ता है, क्योंकि एक पृष्ठभूमि जो होती है ना एक साहित्य की, वो वहीं से तैयार होती है। क्योंकि कोई भी कविताएं, जैसे भी अभी मैंने कहा ना कि तात्कालिक प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब तक उस पर गहन अध्ययन न किया जाए। तो रचनाकार भी जब तक एक लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरता है तब तक वो रचना कर नहीं सकता, और अगर वो करेगा भी तो वो शब्दों का गठजोड़ होगा, यानी वहां पर वो भाव उस तरह से उभर करके नहीं आएंगे। और हिंदी साहित्य में आप देखिए, आजकल हमारे समाज में जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, जिस तरह से मनुष्यता एक लंबे समय से खत्म होती जा रही है। एक मिनट मैडम, थोड़ा ये डिस्टरबेंस है। अखिलेश जी, आप माइक म्यूट कर लें। अखिलेश जी, बैकग्राउंड में नॉइज आ रहे हैं। हाँ, हो गया। चलिए मैडम, आगे बढ़िए प्लीज। हाँ जी। तो जिस तरह से मनुष्यता धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह मुखौटे बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं, उसमें रचनाकार की एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो शब्दों के माध्यम से दिलों में और विचारों में उतरने की कोशिश करता है। और ऐसे में चूंकि मैंने कविताओं को भी ध्यान में रखा था, लेकिन अब मैं केवल नाम गिनाते हुए चलती हूँ कि लीलाधर जगुड़ी से अगर शुरू करें, मतलब मैं बहुत पीछे नहीं जा रही हूँ, लीलाधर जगुड़ी से, वो भी कहते हैं कि वो हर उस इंसान के लिए कविता लिखते हैं जो समय की मार से जूझ रहा है। इसी तरह नरेश सक्सेना जी भी कहते हैं कि चीजों के गिरने के तो नियम होते हैं, लेकिन मनुष्य के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन एक ये भी है कि चीज अपने गिरने को के बारे में कुछ तय नहीं कर सकते हैं, मनुष्य तो तय कर सकता है, इसलिए मनुष्य को तय करना बहुत जरूरी है। उदय प्रकाश जी में भी देखते हैं कि साथी, वो कहते हैं ना कि साथियों, यह समय एक लुटेरा है। और उसी तरह से अगर वो कहते हैं कि अगर बचाना है तो पेड़ों को बचाओ, बचाना है तो खेतों को बचाओ, बचाना है तो हवा, शहर की हवा को बचाओ, यानी ये जो है हमें लंबे समय तक जो जीवन दे सकते हैं, जिनसे हमको ऑक्सीजन मिलता है, उनको बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस दौर की कविताओं में ये भी देखिए, मुझे लगता है दोनों लोग, आनंद क्रांतिवर्धन जी भी निकल गए हैं, उनका भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो गांव का जीवन सबसे ज्यादा आहत हुआ है। और गांव का जीवन, वो कहते अष्टभुजा शुक्ल जी की कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, जहां कहते एक हाथ में पेप्सी कोला, दूजे में कंडोम, तीजे में रमपुरिया चाकू, चौथे में हरिओम, कितना ललित ललाम यार है, भारत घोड़े पर सवार है। देखिए एक लाइन में कितना बड़ा व्यंग हुई है कि भारत घोड़े पर सवार है और किस तरह की स्थिति हमारे देश में हो रही है। एक और कविता जो इस समय की संवेदना को व्यक्त करती है, जो कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं, हरिश्चंद्र पांडे जी की कविता है, पिता पेड़ है और हम शाखाएं हैं उनकी, माँ छाल की तरह चिपकी हुई है पूरे पेड़ पर, जब भी चली है कुल्हाड़ी, पेड़ या उसकी शाखाओं पर माँ ही गिरी है सबसे पहले टुकड़े टुकड़े होकर। यानी स्त्रियों के अलग अलग रूप यहाँ पर भी कविताएं कही गई। ये कविता भी बहुत अच्छी लगी। मैं अपनी बात और लंबी नहीं कर रही हूँ। मैं एक कविता जो एकदम हाल में पढ़ी है, हेमंत देवलेकर जी की, वो भी बौनेपन को लेकर, उनकी कविता का नाम ही है बोनसाई। और आपको भी, मुझे पूरा विश्वास, वो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, लेकिन कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। जब बरगद पीपल जैसे विशाल वृक्षों को गमले में समेट दिया गया,
तो भाषा कैसे बची रहती। यह लघुताओं का युग है और सिकुड़ रहा है सब कुछ। हमारे समय की पहचान बन गया है छोटापन, फिर कैसे बच पाती भाषा भी बोनसाई होने से। भावना को व्यक्त करने वाले शब्द समा गए हैं एक नन्हे से इमोजी में, जो हम और आप भी प्रयोग करते हैं। कि इमोजी, कोई किसी ने लिखा है कि इमोजी डाल देते हैं। शब्दों की कोई अहमियत नहीं है अब, एक लाइक में सिमट गई है भाषा। अंतरिक्ष तक फैला दिखाई देने वाला मनुष्य अब मोबाइल में लगा हुआ बोनसाई है। यानी मनुष्य के बौनापन को उन्होंने किस तरह से अलग अलग चीजों को लेकर, ये कविता मुझे बहुत आजकल की जीवन पर लिखी हुई कविताएं हैं। अगर मैं स्त्री जीवन पर अगर 2-3 मिनट दे, तो स्त्री जीवन पर जो रचनाएं लिख रही है, रचनाकार लिख रही हैं, तो एक समय ऐसा था कि ये है कि स्त्रियां लिख रही हैं तो उनका अपना घर बार परिवार बस यही होगा, ऑफिस भी नहीं हुआ करता था। लेकिन आज जो कविताएं, कविता के क्षेत्र में बहुत स्त्रियां आ रही हैं, बहुत अच्छा लिख भी रही हैं, और वो केवल स्त्री जीवन के प्रश्नों को लेकर नहीं लिख रही हैं, बल्कि उनके जीवन से जुड़े हुए अनेक पक्षों को भी लिख रही हैं। और इस तरह हम से कह सकते हैं कि स्त्री स्वर की जो विविधता है वो कहीं न कहीं व्यापक हुई, उसका वितान बहुत व्यापक हुआ है। और जिसमें गगन गिल, कात्यायनी, अनामिका, सविता सिंह, नीलेश रघुवंशी, सुशीला टागभौरे से लेकर के प्रज्ञा रावत, रश्मि भारद्वाज, अनुराधा सिंह, ये एक लंबी सूची है। जो मैंने कहा पे कमी नाम नहीं दी, इसमें कोई छोटे बड़े जैसी बात नहीं है। ये सब लिख रही हैं और उन विषयों को लेकर अपनी कविताओं में हाजिर है जिन पर या तो अभी तक किसी की नजर गई नहीं है, और या वो उस पर लिखना नहीं चाहते हैं। इसी तरह से एक और चीजें जो लिखी जा रही हैं, जो आदिवासी या दलित चेतना पर, तो वहां पर लेकिन आदिवासी और दलित चेतना को लेकर के जो कविताएं लिखी जाती है, जो मैंने पढ़ी हैं, उसमें अभी तक वो उनका ही अपना जीवन उभर कर आ रहा है। यानी उनके वो अपने, हो सकता है कि वो अपनी समस्याओं से इस तरह से जूझ रहे हैं कि वो अभी बाकी चीजों को, स्त्री जिस तरह से लिखने लगी है उस तरह की चीजें नहीं आई हैं। लेकिन शिवराज सिंह बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय हो, या आजकल एकदम लेटेस्ट जो नाम उभर करके आदिवासी और दलित से आ रहे हैं, वो अनुज लुगुन की बात हो रही है, जसिंता केरकट्टा की बात हो रही है। ये सब भी आदिवासी और दलित को लेकर के लिख रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि भले आज वो एक सीमित दायरे में उनके विषय हों, लेकिन आगे चल करके वो भी देश दुनिया में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें संवेदनात्मक धरातल पर अपनी कविताओं के माध्यम से उतारे। तो कहना समय बहुत कम है, इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करती हूँ और एक बार आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय उषा मिश्रा जी। आपने रेशा रेशा करके इनकी कविताओं का विश्लेषण किया, दोनों कवियों की कविताओं का, और आपकी जो विशेषज्ञता है उससे हम सब लाभान्वित हैं, और जो सुनेंगे यूट्यूब पर वो भी एक कविता को समझने की नई दृष्टि पाएंगे। और ये जो दूसरा भाग था आपके व्याख्यान का, वो भी एक तरह से आप माने बहुत देर तक सुनना चाहते थे, लेकिन लिमिटेशन है समय का, फिर भी 5-6 मिनट में आपने बहुत अच्छी तरह से पूरे कविता के परिदृश्य को सामने रखा। नारी विमर्श भी आपने शामिल किया। तो रोचक और बोधक आपका ये संक्षिप्त वक्तव्य रहा। बहुत बहुत आभार आपका। और अंत में मैं एक औपचारिक आभार प्रदर्शन करूं कि दोनों कवि जो हैं, अखिलेश श्रीवास्तव जी और आनंद क्रांतिवर्धन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर आदरणीय उषा मिश्रा जी, आपका आभार। और मैं मेरा परिचय देना हमेशा भूल जाता हूं, मैं प्रशांत जैन, जो संचालक की भूमिका में हूं, और ये कविता मुंबई चैनल का संयोजक के रूप में हृदय मयंक जी हैं, जो मुंबई के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और डॉक्टर हुबनाथ पांडे जी हैं, उनकी तरफ से भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस तरह से ये कार्यक्रम जो है संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।